आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई मेन 29 जनवरी 2023 से, और इस क्वेश्चन में बेसिकली ये गॉस लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन है या फ्लक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डायमेंशन दे रखे क्यूबॉइड की। देखिए दो साइड्स इसकी हैं 12 12 और एक साइड है एल, और एक चार्ज प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस एरिया का एरिया जो है 4L² है। अब देखिए बेसिकली 4L² बनेगा कैसे, जब आप 12 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे 12 12 दो साइड एक क्यूबॉइड बनाया है जहाँ की दो साइड 12 12 है और ये वाली साइड बेसिकली एल है। आपसे बोला गया है कि चार्ज जो रखा गया है वो सेंटर में रखा गया किसी ऐसी सरफेस के जिनका सरफेस एरिया 4L²। तो देखिए या तो आप ये वाली सरफेस ले लीजिए या फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाली सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है Q। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि फ्लक्स बताइए थ्रू द अपोजिट सरफेस टू एस। मान लीजिए इसे एस बोला गया तो इसके अपोजिट सरफेस। अब देखिए बाय अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें तो गॉस लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज गॉस लॉ तभी सक्सेसफुल आंसर देता है जब वहाँ पे सिमेट्री हो। अब देखिए हम कहते हैं सिमेट्री में कि पूरे टोटल फेसेस से जो है नेट फ्लक्स Q/ε0 जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज अगर इस फिगर को ऐसे देखें तो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, इसके सेंटर में होता तब हम देखते, तब भी एक प्रॉब्लम थी बिकॉज लेंथ अलग अलग है, इस सरफेसिस का अलग लेंथ है, इनका अलग है, तो ये गॉस लॉ से एग्जैक्टली नहीं हो पाता। बट अगर हम इसी को विजुलाइज करें कुछ इस तरीके से कि इस क्यूबॉइड के ऊपर एक और क्यूबॉइड ऐसे ही बना दें। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एक्स्ट्रा क्यूबॉइड बना रहा हूँ और देखिए एग्जैक्टली सेम कन्फिग्रेशन है इसकी भी ये वाली साइडें 12 है और इसकी भी ये वाली साइड है इसको मैं 12 बोलता हूँ, और ये जो मैंने हाइट बनाई है ये L है। अब जरा आप ध्यान से देखिए तो ये 12 और साइड्स भी 12, इधर वाली यानी तीनों ही, पहले इस कन्फिग्रेशन में दो इसकी लेंथ और हाइट कह लीजिए 12 थी, अब ये तीनों ही डायमेंशन इसकी 12 12 हो गई हैं। अब अगर आप देखें इसे ध्यान से, देखिए अब ये चार्ज बिल्कुल क्यू चार्ज जो है अगर आप इस क्यूबॉइड को देखें तो बिल्कुल सेंटर में है। अब इसको आप सिमेट्री बिल्कुल एप्लीकेबल है यहाँ पर। क्यूबॉइड के सेंटर में एक फेस सामने, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन 6 सरफेसेस होंगी, किसी भी क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस होती हैं सेंटर से अगर आप देखें। अब अगर आप गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सॉल्यूशन जो हमारा होता है इस तरीके से कि अब कोई भी सरफेस अगर आप देखते हैं, देखिए अगर सिमेट्रिकल है 6 सरफेस है, ये सेंटर में है, तो सबसे कितना जाएगा, टोटल फ्लक्स जाता है Q/ε0। ठीक है, ये गॉस लॉ है। और साथ ही साथ क्योंकि 6 की 6 सरफेसेस सिमेट्रिकल हो गई हैं अब, तो अब हम क्लेम कर सकते हैं कि जो 12 वाला साइड है यानी 5 तो जो है सरफेस है कितना हो जाएगा Q/6ε0, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री अब एप्लीकेबल हो सकती है। देखिए पहले क्यों नहीं हो रही थी, उसका कारण है कि पहले अगर आप इसे देखते तो चार्ज से जो फील्ड लेंथ निकलती वो सारी तरफ, इस तरफ जो है फेस सरफेस एरिया बड़ा था, एक तरफ कम था सरफेस एरिया, एक तरफ L² था, एक तरफ 4L² था, तो पॉसिबल नहीं था यह सॉल्यूशन क्लेम करना। नेट फ्लक्स तो Q/ε0 था लेकिन सरफेस से क्लेम नहीं कर सकते थे। डेट्स वाई हमने एक और एक्सटर्नल क्यूबॉइड बना के ये कंप्लीट करी इसकी सिमेट्री और डायरेक्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे आ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है जो प्लेस किया गया है, ये भी 25 जनवरी का ही सवाल है। यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम एक चार्ज प्लेस किया गया है और ओरिजिन पे है तो 0 इसकी लोकेशन हम मान लेंगे। एक्स एक्सिस पे 40 माइक्रोग्राम आपको चार्ज प्लेस करना है कुछ इस तरीके से कि x = 2 सेंटीमीटर पर जो फील्ड है वो 0 हो जाए। अब बेटा देखो ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको मान लीजिए एक पॉइंट है जहाँ पे फील्ड 0 करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये पॉजिटिव है तो इससे फील्ड लाइन उधर जाएगी, तो इधर इस तरफ ही कोई चार्ज रखना पड़ेगा। उसका मैग्नीट्यूड तो हमें गिवन है लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितनी दूरी पे, तो ये 0 पॉइंट पे है, ये 2 सेंटीमीटर पॉइंट पर, ये हमें पता नहीं है x दूरी पे रखा होगा। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये इधर ही रहेगा, ये इधर इसलिए रह सकता बिकॉज फिर इसकी फील्ड भी इस तरफ और 40 माइक्रोकुलाम की भी फील्ड इस तरफ, तो दोनों फील्ड ऐड होंगी, एक ही तरीका है ताकि ये फील्ड कैंसिल हो सके। अब हमें पता चल गया कि ये सेपरेशन तो है 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ की सेपरेशन देखूँ तो x बड़ा है तो x - 2 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रखा है कि मान लीजिए B का P पॉइंट है, इस पर जो है फील्ड दोनों की वेनिश कर रही है, तो E जो 10 माइक्रोकुलाम वाले क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड
जो 40 माइक्रोकुलाम वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए के फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू, तो मैं यहाँ पे इसके माइक्रोकुलाम नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है दोनों तरफ से ही वो कट जाएगा। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ये वाले की दूरी कितनी है उस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिमिलरली यहाँ पे के ये है आपका 40 माइक्रोकुलाम और इनकी सेपरेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, के से के कट जाएगा, 10 1 जा 1 10 4 जा 40। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये बनेगा 1/2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2, तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और x इज इक्वल टू 4 + 2 6। अब देखिए हमने कोई भी जो है यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करी थी, हमने लेंथ को सेंटीमीटर में ही रखा था, चार्ज को माइक्रोकुलाम में, तो ऑब्वियस सी बात है जब फाइनल सॉल्यूशन आएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर्स में ही रहेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने ये भी कर लिया, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल था। अब देखिए जेईई मेन में ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर या हाफ रिंग दे रखी है आपको, दोनों के अलग अलग रेडियस हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। आपसे बोल रहा है पोटेंशियल क्या होगा यहाँ सेंटर पे। तो पहली बात एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है तो आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे थोड़ा सा जल्दी से समझ के भी आप हमेशा डिराइव कर सकते हैं। जैसे समझिए ये रही आपकी रिंग, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आप चाहते हैं कि इसके सेंटर पे, देखिए सिमेट्रिकल पॉइंट पे ही हमेशा फील्ड कैलकुलेशन ज़्यादातर पूछी जाती है क्योंकि यही कैलकुलेटेबल है। इससे इधर करेंगे तो ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कई बार वैसे टूल्स अवेलेबल नहीं होते 11th 12th क्लास में। तो यहाँ पर आप देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज़ करिए। अब इसमें जो चार्ज है वो डी क्यू है, इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस डी क्यू लेंथ पे कितना चार्ज है, तो हमें याद करना पड़ेगा लैम्डा का रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो डी क्यू क्या हो जाता है आपका लैम्डा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं डी क्यू को लिखूँ तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो डी क्यू का ये भी हो गया। अब मेरे को पोटेंशियल अगर निकालना तो V इज इक्वल टू क्या होता है के, जैसे डी वी इस छोटे सेगमेंट की वजह से यहाँ पे निकालना है, तो ये R है आपका, तो के डी क्यू बाय आर। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है तो R स्क्वायर नहीं आता है। अब बस क्या करना है कि अगर मैं डी क्यू की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ लैम्डा डी एक्स, तो प्रॉब्लम यह है कि मेरे को x पे इंटीग्रेशन अगर करना है तो फिर मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि x कैसे वेरी करता है बिकॉज ये कर्व में है। तो एक ज़्यादातर जो आप सॉल्यूशन देखेंगे वो ये देखेंगे कि आप dx को कन्वर्ट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ थीटास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं थोड़ा इसी पिक्चर को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मान लीजिए सेगमेंट को थोड़ा सा वाइड में बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये एंगल होता है बेटा थीटा, और ये जो इन दोनों गैप के बीच में ये है डी थीटा। तो आप जानते हैं आर्क रेडियस का कि थीटा इज इक्वल टू L बाय आर होता है किसी भी आर्क का। मैं यहाँ पे ना रफ बनाया था, देखिए ऐसे देखिए, अगर ये एंगल जो है डी थीटा है, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है, ये एक लेंथ हुई, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर आप जानते होंगे आर्क लेंथ का। अब यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा इंटू आर। अब देखो हमारा थीटा क्या है डी थीटा आर, तो जो L हमने यहाँ पे लिया हमारे क्वेश्चन में इसको हम डी एक्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं डी एक्स। तो हमारा डी एक्स क्या आ जाएगा आर डी थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो डी एक्स लिखा है इसकी जगह पे के लैम्डा आर डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, तो ये आप कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसे थीटा की पैटर्न में ना करके यहाँ से आप देखें कि अगर थीटा ऐसे वेरी करेगा तो उस दौरान एक्स कैसे वेरी करेगा, तो उस तरीके से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आर लिखते हैं, ये कट गया, तो आपका जो पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन हो गया ड्यू टू एलिमेंट, ये हमने ड्यू टू एलिमेंट निकाला है, अभी ड्यू टू एलिमेंट निकाला है, तो डी वी इज इक्वल टू हो गया आपका के लैम्डा डी थीटा, ठीक है। आर से आर कट चुका है। अब देखिए पूरा पोटेंशियल निकालना, तो एंगल्स को देखिए, थीटा यहाँ से चला था फॉर कंप्लीटिंग द होल सेमी सर्कुलर रिंग। थीटा बेटा 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 90 और यहाँ पाई तक जाएगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा डी वी, यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 से पाई के लैम्डा डी थीटा। तो देखिए यहाँ पता है यहाँ टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। अब के लैम्डा भी बाहर, डी थीटा का मतलब है थीटा हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी पाई माइनस 0, तो ये आ गया
के लैम्डा पाई। अब देखिए के क्या होता है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई से पाई कट गया, ये आ गया आपका लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सेमी सर्कुलर या हाफ रिंग की वजह से पोटेंशियल एट द सेंट्रल पॉइंट होता है लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रेडियस रिलेटेड डिपेंडेंस नहीं है। उसका कारण है कि जैसे जैसे रिंग, अगर चार्ज डेंसिटी सेम है, रिंग का साइज बढ़ता जाएगा तो साइज से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज साइज जैसे बढ़ेगा तो चार्ज भी उस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ये नहीं कि हम सोचे कि दूर होता जा रहा है तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। तो यहाँ पे चार्ज भी उतना ही फील्ड ऑफ व्यू में आ जाता है। बट फिलहाल फॉर्मूला भी यही कहता है कि यहाँ पर कोई भी रेडियस की डिपेंडेंस नहीं है। दुनिया की सेम अगर इस तरीके की रिंग होंगी, इन रेडियस का कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पर। तो अब मेरे को ये दोनों अगर मैं बोलूँ इस बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इन दोनों की वजह से सेम ये वैल्यू होगी, ये ऐड हो जाएंगे। तो v एट ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, दो बार इस एक्सप्रेशन को लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ऑप्शन नंबर है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। अगर आप डायरेक्टली ये रिजल्ट मेमोराइज करके रखते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस तो आप ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कैसे आता है, बिकॉज स्लाइड चेंजेस हो जाए तब दिक्कत हो सकती है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी ये 24 जनवरी को आया था। यहाँ पर भी स्पेसिफिकली मेंशन है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 Q2 जो कि डिस्टेंस d पर रखे गए हैं किसी मीडियम में, ठीक है, मीडियम है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब यहाँ से आपसे बोल रखा है कि क्या डिस्टेंस पे से रखें एयर में ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम हो। तो ये सबसे पहली बात, ये आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स लॉ आपसे जानना चाहता है कि आपने एक्सप्रेशन पढ़ाई है या सिंपल ऐसे करा है। मीडियम में अगर आपको दे रखा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब मीडियम होता है ना तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म तो आती है, साथ ही साथ उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे ये के दे रखा है, कभी कभी इसे एप्सिलॉन आर भी बोल सकता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पर ये के बेटा अलग से होगी, बाकी फॉर्मूला वही चलेगा Q1 Q2 बाय, क्योंकि दोनों की सेपरेशन d थी, ये ऐसे दे रखा था। तो एक केस में तो ये गिवन था आपको कि इनके बीच में कोई मीडियम है। अब बोल रखा है कि जब एयर की बात कर रहा है तो उस वक्त में एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ एयर के लिए तो सिंपल एक्सप्रेशन है, वहाँ पे एयर में तो हमें के लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब वो हमसे पूछा है वो सेपरेशन कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है डी नहीं होगी, वो कोई और सेपरेशन होगी। अगर मैं ये बराबर एक्सप्रेशन चाहता हूँ, ठीक है, डी तो तब था जब मीडियम था कोई बीच में, तो मैं डी डैश लिख देता हूँ, चार्जेस तो बदलने वाले नहीं। अब हमें गिवन है अगर मैं एफ एम इज इक्वल टू एफ एयर लिखता हूँ तो वैसे तो इसे वहीं भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आप यहीं से देख लीजिए, देखिए ये टर्म बेटा दोनों इक्वेट करूँगा कट जाएगी, Q1 Q2 भी कट जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1/k और डी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/d डैश का स्क्वायर। तो बेटा d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी का स्क्वायर, और यहाँ से जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो d डैश इज इक्वल टू रूट के और यहाँ पर d। तो यहाँ पे भी d रूट के या रूट के d जो भी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए के रूट में आना चाहिए, तो वो ये ऑप्शन, ठीक है, और कहीं पे भी के रूट में है लेकिन 2 लगा हुआ है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1। तो एक बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ यहाँ पे पूछा गया है। तो होपफुली आपको ये कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।